फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, ठीक है, यानी कि निर्माणात्मक आंकलन। अगर आपको पता है कि फॉर्मेटिव को कुछ और बोलते हैं हिंदी में तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि फॉर्मेटिव का मुझे यही मीनिंग लगा, निर्माणात्मक आंकलन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है बेसिकली, ये आपको कुछ असेसमेंट के टाइप्स नजर आ रहे होंगे। असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि हिंदी में पढ़े तो सीखने का आंकलन, सीखने पर आंकलन, और सीखने में आंकलन, और सीखने के लिए आंकलन, ठीक है। तो इनमें से क्या आंसर होगा, आपको ये आंसर करना है। देखो जब CCE आया था, ठीक है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जब सिस्टम आया था, तो उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था FA और SA, ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। अब देखो ये दोनों चीज वैसे तो ऑन पेपर जो है ये हट चुकी हैं, वैसे बताऊं तो आपको CC जो है ये मतलब वैसे फॉलो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल वही फॉर्मेट जो है फॉलो नहीं आ रहा, फिर से यूनिट टेस्ट वगैरह वापस आ गए हैं। लेकिन फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपके टीचिंग पर्सपेक्टिव से बताएं तो, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का एक पार्ट है। इसमें बेसिकली इवैल्यूएशन सिस्टम में थोड़ा सा लचीलापन या कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था CC, ताकि हम सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस ना कर हम ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है बच्चे की उस पर फोकस करें। स्कोलेस्टिक के साथ साथ हम को स्कोलेस्टिक को भी देखें, ठीक है। CC बेसिकली इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ था कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, मतलब सतत हो, एक तरह से है ना, सतत हो और निरंतर हो जो इवैल्यूएशन हो। ऐसा नहीं है कि आपने मिड टर्म में एक बार लिख दिया, आपने लास्ट में एक बार लिख दिया पेपर, ठीक है, उसके बाद उन दोनों के बेस पे ही आपकी असेसमेंट हो। बल्कि इसका मेन मोटिव ये था कि पूरा साल जितना आप पढ़ते हैं स्कूल्स में, बच्चे जितना साल पढ़ते हैं उसमें हर एक एक्टिविटी, चाहे बच्चा उसमें खेल कूद कर रहा है, चाहे वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब हर चीज का जो है इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट को समझा जा सके, ठीक है। तो फटाफट बताओ, ये टर्म्स थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी लेकिन क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग, इन और फॉर, बेसिकली इन टर्म्स का डिफरेंस है। ये असेसमेंट एट लर्निंग तो कुछ होता नहीं है, मतलब इस तरह का असेसमेंट कोई होता नहीं है पर्टिकुलरली, ठीक है। असेसमेंट इन लर्निंग भी ऐसे कोई असेसमेंट इन लर्निंग होता है, ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, असेसमेंट इन लर्निंग होता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन लर्निंग एंड फॉर लर्निंग तो होता है, एट लर्निंग जैसी कोई टर्म नहीं आई है, इसकी जगह पे एज लर्निंग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के इसमें डाला ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अब देखो A, C और D आ गया, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, अब आपको उनको इनमें से बताना है कि क्या होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। इसका मतलब होता है कि आप जो बीच बीच में आपकी एक्टिविटीज कराते हो क्लास में, ठीक है, आप छोटे छोटे टेस्ट ले लेते हो, 10 नंबर का ले लिया, 20 नंबर का ले लिया, है ना, और मतलब टर्म एंड एग्जाम नहीं कह सकते हम, टर्म एंड एग्जाम से पहले का जो एग्जाम होता है ना, बीच में जो चलता रहता है, इसमें आप देखते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, नहीं सीख पा रहा तो थोड़ा फीडबैक देते हैं, फिर उसमें और इंप्रूवमेंट के चांसेस बनाते हैं, मतलब आप थोड़ा सा बच्चे को फीडबैक देते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं ताकि वो और अच्छा कर पाए, है ना, इसमें ये स्कोप होता है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखो क्या है, यानी कि सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं हम कि कितना सीखना है हमें, कहां तक हम सीख पाए हैं और कहां तक हमें और सीखना है। इस चीज के लिए आपको असेसमेंट करना जरूरी होता है बच्चे का, ताकि जो बच्चा है अगर उसमें कुछ कमियां हो रह रही हैं उसके सीखने में तो उनको भरा जा सके, ठीक है, और अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर दिए हैं तो थोड़ा उनको और इनहैंस किया जा सके, ठीक है। यानी कि सीखने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए उसका आकलन करना जरूरी है, ताकि उसकी लर्निंग में जो है आप और कुछ ऐड कर सकें, ठीक है। ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। समेटिव असेसमेंट अभी नहीं बताऊंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, A test to assess the potential of students for specific abilities and skills such as music, spatial ability और लॉजिकल एबिलिटी इज कॉल्ड एन। भाई एक टेस्ट है, आपने असेस करने के लिए बच्चों के लिए लिया कि उनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, फिर स्किल्स होती है, जैसे म्यूजिक में है, किसी को स्पेशल एबिलिटी में ज्यादा मतलब उसकी ज्यादा डेवलप्ड है, किसी के अंदर लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप्ड है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि प्रवीणता परीक्षा, एप्टीट्यूड योग्यता परीक्षा, एटीट्यूड दृष्टिकोण परीक्षण जो हो गया, अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण। तो इस चीज को पर्टिकुलर, ये डेफिनेशन जो लिखी है ना, इसको पढ़िए। विशिष्ट क्षमताओं और कौशल जैसे संगीत, विशेष क्षमता या फिर तार्किक क्षमता के लिए छात्रों की क्षमता का आंकलन करने के लिए एक परीक्षण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस चीज को। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। देखो एप्टीट्यूड जो होता है ना, वो आपकी स्पेसिफिक स्किल्स को हम कह सकते हैं जैसे कि विशिष्ट,
ठीक है। विशिष्ट क्षमताएं जो होती है ना आपके अंदर, देखो किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है ना, तो वो म्यूजिशियंस बन जाते हैं, सिंगर्स बन जाते हैं। किसी के अंदर स्पेशल एबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, आर्किटेक्चर्स बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, या आपको जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप है ना, उस टाइप से ये बता रही हूँ आपको। लॉजिकल थिंकिंग किसी की ज्यादा होती है, तो हो सकता है वो मैथमेटिशियन बन जाए, कल को साइंटिस्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक स्पेशल चीज में जब आपके अंदर पर्टिकुलर एक जो आपके अंदर कहते हैं ना क्षमता पाई जाती है एक चीज को लेकर, तो उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड आपका, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जब हमको ये असेस करना होता है कि किसी बच्चे में इस चीज के प्रति, सपोज हम म्यूजिक के लिए ले रहे हैं, ठीक है, हमने म्यूजिक के लिए आपको टेस्ट, आप सिंगिंग टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का टेस्ट ले सकते हो, ताकि आपको पता चले कि भाई किन किन बच्चों में ये टैलेंट है, किन किन में ये क्षमताएं हैं, और ताकि आप उसी क्षेत्र में बच्चे को जो है मोटिवेट कर सकें। क्योंकि हर बच्चा म्यूजिक में नहीं होगा, हर बच्चे के अंदर स्पेशल एबिलिटी नहीं होगी, हर बच्चे के अंदर लॉजिकल एबिलिटी विकसित नहीं हुई होगी। तो आपका यहाँ पे फोकस ये होता है कि अगर बच्चे में कोई विशेष क्षमता है तो आप उसको निखार सके, इसलिए आप एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, What type of questions promotes thinking skills in children? ठीक है, यहाँ पर थिंकिंग स्किल्स की बात आई है, ठीक है। जो वैचारिक जो आपका कौशल होता है, जिसको सोच कौशल भी कहते हैं, तो वैचारिक कह लीजिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए जो है आप बच्चों में क्या करेंगे। थिंकिंग स्किल्स में आते को प्रिडिक्शन भी आता है ना, आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं, कितना क्रिएटिवली आप सोच सकते हैं चीजों को, कई कई ऐसी नई चीजें सोच सकते हैं जो किसी ने अब तक ना सोची, वो भी आपके थिंकिंग स्किल्स में आती है। रीजनिंग आप कितने अच्छे से कर पाते हो, ये सभी थिंकिंग स्किल का पार्ट है। तो आप बताइए कि इसमें से क्या होगा, मतलब कौन से क्वेश्चन जो है थिंकिंग स्किल को प्रमोट करेंगे इनमें से। फर्स्ट है ऑप्शन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न। तो देखते हैं व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न क्या होते हैं ना, जब आपको अपने पर्सनल व्यूज आपको अपने रखने पड़ते हैं, जब सबके सामने। सपोज आपने कोई भी एक टॉपिक दे दिया बच्चे को कि आप क्या सोचते हैं, कि सपोज दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है ना, तो आपको क्या लगता है कि क्रैकर्स जलाने चाहिए कि नहीं जलाने चाहिए, है ना। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्रैकर्स जलाने से, पोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब इसके, तो आपको सोचना है ही, ठीक है। तो ये आपकी थिंकिंग स्किल्स, आप इसके ऊपर सोचेंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे पर्सनल सोचकर। या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि देखिए एमसीक्यूज होते हैं ना आपके, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको हाँ या ना में जवाब देना हो, आपके सामने आंसर्स हैं, आपको इन्हीं में से एक टिक करना है, इस तरह के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तो क्रिएट करेंगे नहीं थिंकिंग स्किल्स को, है ना। थिंकिंग स्किल्स यहाँ पर काम क्या करेंगे, जब आपको एक सेट ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उनमें से रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है फैक्चुअल क्वेश्चन, जिनमें आपको फैक्ट्स बताने हैं, है ना, जैसे कि सन जो है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हाँ भाई सन कहाँ से उगता है, आपने बता दिया यहाँ से उगता है, ये कहाँ से होता है, ये यहाँ से होता है ना। आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपके सामने फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आपके वातावरण में कह सकते हैं, आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ये फैक्ट्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट। भाई आपने रीडिंग टेक्स्ट, एक टेक्स्ट है जिस पर आपने, जिसको अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, तो ये आपकी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो ये बताना है इसमें आंसर। देखो अभी इन तीनों के बारे में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ ना, इन तीनों में ही थिंकिंग स्किल्स का ज्यादा रोल नहीं है, आपका मेन रोल है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। आपने कोई भी कंडीशन रख दी, जैसे कोलबर्ग की थ्योरी थी ना मोरल डायलेमा की, कि भाई ठीक है हाइंस को दवाई जो है चोरी करनी चाहिए कि नहीं चोरी करनी चाहिए, अगर चोरी करेगा तो ऐसा हो जाएगा, चोरी नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। वहां पर मोरल थिंकिंग स्किल्स की आपको जरूरत है कि आपको क्या करना, मोरालिटी के अकॉर्डिंग सोचना है कि उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स जहां पर जाता है। पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप खुद सोचेंगे, आप खुद अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करेंगे दिमाग में, और खुद आप प्रिडिक्ट करेंगे, खुद आप क्रिएट करेंगे चीजों को, ठीक है। तो ये आपका थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करता है, जब आपको अपने व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, आपको क्या लगता है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है, आप बताइए, ठीक है। ये आपकी थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइस, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, कुछ बच्चे जो हैं थ्योरी के लिए, है ना, थ्योरी के लिए बोलते रहते हैं मैसेजेस में, कमेंट सेक्शन में कि आप थ्योरी कराओ, पहले थ्योरी कराओ। तो गाइज मैं ज्ञान IQ को पढ़ाती हूँ, ठीक है, आप सभी को ये बात पता है, मैं आपको 2 बार बोल भी चुकी हूँ कि मैं वहां पढ़ाती हूँ। तो गाइज मैं वहां भी देखती हूँ, यहाँ भी देखती हूँ। मेरे लिए आप सोचो कितना मुश्किल है दोनों जगह पर इतना कंटेंट देना। मैं वहां पर थ्योरी क्लासेस लेती हूँ, वहां पर मैं MCQ ज्यादा नहीं कराती हूँ। इसका रीजन यही है कि मैं वहां थ्योरी ले रही हूँ, इधर मैं MCQ करा रही हूँ, मैं दोनों जगह नहीं कराऊंगी।
आप लोगों में से बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, है ना, और भी आप जोड़े जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन बात ये है कि मैं दोनों जगह पे सारी चीजें कवर नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी अंकित सर ने मुझे 10 क्वेश्चंस की सीरीज चलाने को बोला है, तो मैं आपके लिए वो कर रही हूँ, ठीक है। और मतलब इसमें प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि मेरे लिए दोनों साइड दोनों चीजें कराना इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है गाइस, अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करा रही हूँ ये सीख लीजिए, वहां पर जो करा रही हूँ वो सीख लीजिए। तो आप अगर ये करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि आप बुक पढ़िए 11th क्लास की एनसीईआरटी की। आप बुक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो गाइस आप छोड़ दीजिए विचार कि आपका सिलेक्शन होगा। बुक्स को जो छोड़ देता है ना, सिर्फ वीडियोस पर डिपेंडेंट मत रहो। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। ये आपके लिए इनहैंसमेंट के लिए है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वीडियोस। लेकिन आप पहले बुक से एक थोरो नॉलेज तो बनाइए, उसको पढ़ना तो शुरू कर दीजिए। मतलब ये है कि आप अगर एक दिन में 10 चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी ने नहीं बोला है, आप एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट करो। एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि इस दिन हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 7 दिन में मुझे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एटलीस्ट इतना तो करो ना। इतना आप खुद करेंगे तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से सोल्व होंगे। उसके बाद आपको जो समझ में नहीं आता, ऑब्वियसली आप वीडियो में सुनते ही हैं, तो आपकी नॉलेज और इनहेंस होगी, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ थ्योरी देखनी है तो भाई ज्ञान है कि देखो मैं यहाँ पे नहीं करा सकती थ्योरी, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर्स इज। जो मोस्ट इफेक्टिव टूल है आपकी वैल्यूज को, बच्चों की वैल्यूज को और उनके एटीट्यूड्स को परखने का, ठीक है। बच्चों के यानी कि मूल्यों और शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण क्या है, ठीक है। ये आपको बताना है भाई, आपको टेस्ट करना है कि बच्चों का क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है किसी चीज को लेकर, या क्या उनके मूल्य हैं किसी भी चीज को लेकर। तो आप किस तरह से असेस करेंगे उसको, ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो बताइए फटाफट। पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट, समेटिव टेस्ट और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, उपाख्यान रिकॉर्ड कहते हैं इनको, ठीक है। तो देखो पोर्टफोलियो जो होता है उसमें आपकी जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आप क्लास में टेस्ट लेते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कोई असाइनमेंट बनाया है, तो ये पोर्टफोलियो आपका होता है। तो आपकी सपोज आपकी एक पूरी फाइल है, आपका एक बॉक्स बना दिया मैंने, जो भी चीज आप करते जाते हैं इस बॉक्स में उसको डाल दी गई, ठीक है। आपने इस टेस्ट में इतना स्कोर किया, आपने ये असाइनमेंट बनाया, चेक करके मैंने यहाँ पे रख दिया, तो एक डब्बे में आपका सारा काम बंद हो गया। ये आपका जो है पोर्टफोलियो होता है, जो भी आप साल भर करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट आपको पता ही है, समेटिव टेस्ट आपको पता ही है, टर्म एंड टेस्ट होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते भाई वैल्यूज निकालने के लिए। अब पोर्टफोलियो में भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका वर्क होता है उसमें, है ना। लेकिन यहां पर बात की गई है वैल्यूज की और एटीट्यूड की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। बेसिकली एक छोटा सा, एक तरह से नैरेटिव्स कह सकते हैं इसको, है ना। आप एक तरह से व्याख्यान कर रहे हैं किसी इवेंट का, किसी इंसिडेंट का। सपोज बच्चे के साथ कुछ हुआ है, उसको आप एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया कुछ करते हुए, कुछ देखा, और फिर आपने उसको एक एनेक्डोट बना दिया आपने, ठीक है, कि भाई ये हुआ था, ये बच्चे ने इस तरह का रिस्पॉन्स था। तो ये किसी सिचुएशन में आप खुद डाल सकते हैं यहाँ पर बच्चे को, या फिर बच्चा ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में आ जाता है तो आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स होते हैं कि किसी स्पेशल इंसिडेंट को, किसी स्पेशल इवेंट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो और अपने पास छोटे से नोट बना के रख लेते हो, बच्चे ने ये प्रतिक्रिया दी, उस समय उसने ये किया, तो मतलब एक तरह की समरी हो जाती है उस इंसिडेंट की। तो इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे का एटीट्यूड क्या है, वैल्यूज उसकी क्या है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर या कुछ भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। तो भाई असेसमेंट का या मूल्यांकन कह लीजिए या फिर आकलन कह लीजिए, इसका मेन पर्पज होता क्या है, ठीक है। देखो गूगल इसको मूल्यांकन भी बोल देता है, आकलन भी बोल देता है, लेकिन मतलब हिंदी मीडियम वालों को आकलन ज्यादा सही लगेगा मुझे, है ना, क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए मूल्यांकन यूज करते हैं, तो आकलन समझो इसको। तो मेन पर्पज क्या होता है इसका, बताइए फटाफट। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, भाई लिखित रूप में अभ्यास देंगे, उसको लिखने के लिए कुछ देंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। टू डिसाइड पास एंड फेल, आपको डिसाइड करना है कौन बच्चा पास हुआ कौन बच्चा फेल हुआ। टू मेजर अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स, या फिर बच्चों की उपलब्धि मापने के लिए। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो मैंने कहा था असेसमेंट और इवैल्यूएशन, एक होता है असेसमेंट, एक होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आप एक तरह से जजमेंटल होते हैं, आप ये देखते हैं कि कितना आपने सीख लिया है, आपने सर्टिफाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप साल में एंड में जो है आप रिपोर्ट कार्ड देते हैं ना बच्चों को, उसके बाद उस क्लास की बात खत्म हो जाती है। 4th में बच्चा पास हो गया है, फेल हो गया, जो भी लिख के उस पे आपने दे दिया, ठीक है, ये होता है बेसिकली।
अब अगर हम बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट जो है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे असेसमेंट करते हैं, फिर आप डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी करते हैं, फिर आप रेमेडियल टीचिंग भी करते हैं, उसके बाद फिर से असेसमेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको सुधार का जो है एक मौका मिल जाता है, मतलब कई मौके मिल जाते हैं, एक नहीं, मतलब आपने देखा कि बच्चे ने टेस्ट में कम नंबर लिए हैं लेकिन अभी उसने टर्म एंड टेस्ट तो नहीं किया है ना, तो आप यहाँ पर और स्कोप है आपके पास, आप उसको सुधार कर सकते हैं। क्या गलतियां आपकी तरफ से रही, क्या बच्चे की तरफ से रही, वो सब आप देख के जो है उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। ठीक है, यानी कि मानकीकृत मूल्यांकन का अर्थ है डैश असेसमेंट। तो किस तरह का असेसमेंट होता है स्टैंडर्डाइज की अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट से बताइए। फॉर्मेटिव, फ्रीक्वेंट, समेटिव और है आपका अल्टरनेटिव। ठीक है, ये आंसर आपको करना है। तो देखो अभी मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बेसिकली समझाया था, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्डाइज है। देखो जब स्टैंडर्डाइज आ जाता है ना बात, तो वहां पर हम वैलिडिटी भी देखते हैं, है ना, कि क्या हम मेजर करना चाहते हैं, और रिलायबिलिटी भी देखते हैं, है ना। ये दो टर्म्स होती हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। हालांकि ये आपके कोर्स में मुझे नहीं लगता केवीएस में है, ये डीएसएसबी में पूछा जाता है काफी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, कोई टेस्ट कितना वैलिड है या कितना रिलायबल है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो टेस्ट कितना अच्छा है, कितना सटीक है। अगर सपोज कि एक टेस्ट है जिसमें मतलब आपने एक टेस्ट डिजाइन किया लेकिन आपके जो है 5 ही बच्चे पास हुए, बाकी 40-45 बच्चे फेल हो गए, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ टेस्ट में भी कमी हो सकती है, या फिर आपके पढ़ाने में कमी हो सकती है ना। अगर पढ़ाने में कमी नहीं है तो आपने टेस्ट इतना मुश्किल बना दिया, ठीक है, वो रिलायबल नहीं था, वो वैलिड नहीं था उस चीज के लिए, है ना। आप क्या मेजर करना चाह रहे थे, उसने वो मेजर ना करके कुछ और मेजर कर लिया, है ना। तो ये चीज भी होती है। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो देखो अब ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो आप टर्म एंड में लेते हैं ना, उसको आप जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, टर्म 1 हो गया और टर्म 2 हो गया, 2 बार होता है ना। तो फर्स्ट टर्म में आपने बच्चे का रिकॉर्ड दे दिया कि भाई ठीक है मिड टर्म में उसके इतने रहे थे, और जब एंड टर्म एंड में जो है लास्ट में जो साल के एंड में पेपर होते हैं उसमें उसके इतने मार्क्स रहते हैं, और इस बेसिस पे आप रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूटी ले लेते हैं ना, एक्टिविटीज कराते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो फॉर्मेटिव में आ जाता है। यहाँ पे आपके हाथ में है, आपने 20 नंबर का पेपर बनाना, आप जैसे चाहे बना सकते हैं ना। आपका मर्जी है कि भाई आप 2 क्वेश्चन मतलब 2 चैप्टर से क्वेश्चंस लेंगे, आप 3 चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे, आप 4 चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई स्टैंडर्डाइजेशन रूल इतने फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। मतलब देखो जब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें 2-3 लोग कमेटी में बैठ के तब पेपर डिजाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मेटिव में तो आपने खुद से एक 10 नंबर का टेस्ट ले लिया, 5 नंबर का टेस्ट ले लिया, वो आपके ऊपर है। ठीक है, फ्रीक्वेंट टेस्ट जैसा कुछ नहीं होगा, अल्टरनेटिव टेस्ट जैसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू इवैल्यूएट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट क्लास 3 लेवल स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू, भाई आपको इवैल्यूएट करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, कि बच्चों ने जो पठन की समझ है ना, पढ़ने की समझ है, वो कितनी उसने मतलब एक तरह से सीखी है, कितना वो अचीव कर पाया उस चीज में। क्लास 3 का बच्चा है, ठीक है, तो आप क्या पूछेंगे इनमें से, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन होगा जो ये इवैल्यूएट करने के लिए होगा बच्चे की, तो फटाफट से बताइए। रीटेल द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स और टू समराइज द मेन आइडिया और द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आपने स्टोरी पढ़ा दी, आप चाह रहे हो कि बच्चा मेन आइडिया बताए, उसको अपनी भाषा में दोबारा कहे, या फिर उसका मॉरल बताए, या फिर टेक ए शॉर्ट डिक्टेशन ऑफ व्हाट दे हैव रीड। आप डिक्टेशन ले लेंगे जो भी उन्होंने पढ़ा है। एक डायरी लिखने को बोलेंगे कि भाई कैरेक्टर पर डायरी लिखो। यूज अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकैबुलरी, ठीक है, या फिर शब्दावली, पहचान की शब्दावली के सेट का उपयोग करना। ठीक है, सपोज आइडेंटिफाइड वोकैबुलरी, अब वो बच्चे जो हैं एक वोकैब सिस्टम बनाएंगे अपना। ठीक है, यूज ए सेट, आपने आइडेंटिफाइड वोकैबुलरी देखी और बच्चों से आप पढ़वा के देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस तरह की वोकैब आप बना के दिखाओ, आपने भी ये स्टोरी पढ़ी है तो इस तरह के वोकैब आप खुद डेवलप करो। ठीक है, ये वाली चीज हो सकती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान रखना, हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे, हम जज करेंगे कि बच्चा कितना सीख पाया है। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ा दिया, रीडिंग का मैंने क्या बताया था कि रीडिंग सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़कर समझना होता है। अगर बच्चे ने स्टोरी समझ ली है तो आप उससे कहेंगे अपनी भाषा में आप सुनाओ, तो बच्चा आराम से सुना देगा। अगर उसने स्टोरी को पढ़ लिया है, उसने अच्छे से समझ लिया है, उसको मेन आइडिया भी नजर आ जाएगा। ठीक है, कि हाँ भाई मैडम ये हुआ था स्टोरी में, उसको मोरल भी। कई बार बच्चे थे कुछ छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चे भी आपको बता देते कि हमें आप चोरी वाली कोई स्टोरी सुना रहे हो कि मैडम हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 4 से 5 बच्चे ऐसे हो सकते हैं हर क्लास में, तो
तो अगर बच्चा अपने शब्दों में स्टोरी को दोबारा कह रहा है, उसको वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने शब्दों में आपको समझा देगा कि ये हुआ था ये कैरेक्टर से, ठीक है। वो मेन आइडिया भी आपको समझा देगा कि मैडम इसमें ऐसा था और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बच्चे ने उस स्टोरी को काफी अच्छे से पढ़ लिया है, उसका जो कॉम्प्रीहेंशन है वो बहुत अच्छा हुआ है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा क्वेश्चन भी आपको जवाब दे देगा, ठीक है। सिर्फ डिक्टेशन से आप वो नहीं कर सकते जज, डायरी से एक कैरेक्टर पे डायरी लिखने से आप जज नहीं कर सकते कि उसने मतलब कॉम्प्रीहेंशन उसका हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये भी जो तरीका है ठीक नहीं होगा। अगर हम देखें तो सबसे सटीक तरीका होगा ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए ना रीडिंग में। बच्चे ने अगर स्टोरी पढ़ी है तो उसको कॉम्प्रीहेंड करनी आनी चाहिए, उसको समझानी आनी चाहिए दूसरों को कि हाँ भाई ये था स्टोरी में, ये हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट्स देयर एफर्ट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब हम एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह काम करते हैं, मतलब छात्रों का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह काम करता है जो किसी क्षेत्र में उनके प्रयासों की प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट, ये मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया था। अब अगर जिन जिन बच्चों को समझ में आया होगा ये सारी चीजें तो बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखो इसका जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक इंसिडेंट होता है, उसका नैरेटिव जब हम लिख लेते हैं ऑब्जर्व करके, वो होता है चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट इस टाइप की चीज होती है, इसमें ये चीज है, हाँ ठीक है ये कर लिया है, ये कर लिया है, इस तरह से चेकलिस्ट बना देते हैं। रेटिंग स्केल में आप 5, 4, 3, 2, 1 के रेट पर जो है बच्चे को मेजर करते हैं, ठीक है। कि सपोज आपने कोई एक्टिविटी दी है तो एक्टिविटी में बहुत अच्छा करने वालों को आपने 5 दे दिए, हाँ ठीक है, कुछ कमियां थी लेकिन फिर भी अच्छा था तो 4 दे दिया, ठीक है। एवरेज था, फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस रही, तो इस तरह से रेटिंग स्केल्स होती है। पोर्टफोलियो मैंने आपको क्या बताया था, एक कंप्लीट सेट ऑफ एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन होता है आपके पास, एक तरह से आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है बच्चे का कि उसने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे यही तो है, एक पर्पस कलेक्शन है बच्चे के काम का, ठीक है, ये होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो किसी भी चीज का हो सकता है, हमारा भी एक पोर्टफोलियो होता है, नोट्स का पोर्टफोलियो हो सकता है कि हमने साल भर कितने नोट्स बनाए, हमने क्या क्या अपने उसमें अचीवमेंट की हैं, ठीक है, या फिर हमने कितने एग्जाम पास किए, क्या हो गया। तो वो साल भर का एक तरह से हमारे पास एक डेटा कलेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें चीजें भी आती हैं, ठीक है। आपने जो वर्क किया है वो भी आपका कलेक्टिव वर्क जो होता है, तो आपका ये पोर्टफोलियो हो सकता है, ठीक है। सपोज आप टीचर है, प्राइवेट टीचिंग भी कर रहे हैं, तो आपने कितनी एक्टिविटीज कराई, कितनी एक्टिविटीज में जो है आपने खुद डिजाइन करी कुछ एक्टिविटीज, कुछ आपने कहीं से देख के करी, तो एक पूरा सेट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है ना वो पोर्टफोलियो होता है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने वैसे आपको क्लियर कर ही दिया था थोड़ा सा, ये आप बता पाएंगे अच्छे से। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है आपको बताना है। योगात्मक, देखो समेटिव को कुछ और भी बोल सकते हैं, बता देना कमेंट सेक्शन में क्या और बोलते हैं बच्चों को, ताकि तो कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करो, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार आपका देख पाऊं, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करो। किसी को समझ में नहीं आता तो कमेंट करते ही रहते हो, तो दूसरे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्वेरीज एक दूसरे की सोल्व कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है टेंशन में ही रहते हैं बच्चे फिर कि हमें ये नहीं पता चला, ये नहीं पता चला, तो एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग, इन लर्निंग, फॉर लर्निंग, ठीक है। तो फॉर लर्निंग जो है मैं आपको करा चुकी थी कि भाई ये तो एफए होता है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब आपने कितना लर्न किया है, अब हम उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। बच्चे ने टर्म एंड एग्जाम में जो है वो लिखना होता है जो उसने जितना भी अभी तक उसने काम किया है, ठीक है। ऐसे हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं ना, तो आपकी रिपोर्ट कार्ड जो है आपका जजमेंट ही होता है कि आपने कितनी लर्निंग की है, ठीक है। वो हम रिपोर्ट कार्ड में लिख के दे देते हैं आपको। तो टर्म एंड टेस्ट हो गए, मिड टर्म टेस्ट जो होते हैं ये सारे आपके समेटिव असेसमेंट में आते हैं, ठीक है। सीखने का आंकलन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cannot be used in formative assessment? तो formative assessment में जो मैंने आपको कई बार समझा दिया है, formative assessment में इनमें से हम क्या यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्या उपयोग नहीं किया जाता है, आपको ये आंसर करना है। तो ओलंपियाड है, रीटेलिंग स्टोरीज, रोल प्लेज है और डिबेट है, ठीक है। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे ओलंपियाड है, रिटेलिंग स्टोरी है, रोल प्लेज और डिबेट है। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, ओलंपियाड आपको पता है क्या होते हैं, अगर इन चारों ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप बताइए कि ओलंपियाड क्या होता है। ओलंपियाड एक तरह से एक मतलब बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे साइंस ओलंपियाड होता है, मैथ्स ओलंपियाड होता है, तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं। इसमें बच्चों को फिर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह काफी चीजें दी जाती है। 10th लेवल पे मैंने दिया था एक बार, मेरे को याद है, ठीक है। लेकिन अभी तो शायद 5th लेवल पे भी स्टार्ट हो गया है, 5th 8th पे और 10th पे कई जगह पे लेवल्स पे स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपियाड में बेसिकली आपका टेस्टिंग होता है कि आप लोगों ने कितना अचीव किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस एरिया में, ठीक है। तो ओलंपियाड बेसिकली आपका इवेलुएट
इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, कुछ और भी चीजें मिल सकती है। ठीक है, इसमें आपका स्कोप नहीं होता इंप्रूवमेंट का कि आपने ओलंपियाड दे दिया एक बार, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपकी क्या कमी थी और फिर आपसे दोबारा ओलंपियाड लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो है आप दोबारा से बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे टेलिंग स्टोरी वाला है, रोल प्ले है, डिबेट है, ये सब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन था उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये मैडम आपने इवैल्यूएट, वो पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात थी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ, एक तरह से कहेंगे हम इन टर्म्स ऑफ क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, क्लास की या एक बड़े लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ओलंपियाड इसका आंसर होगा। लेकिन रीटेलिंग स्टोरी ये तो आप फॉर्मेटिव में भी यूज कर सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि जो चीज आप समेटिव में यूज करते हो आप फॉर्मेटिव में यूज ही नहीं कर सकते हो। जैसे यूनिट टेस्ट होता है, वो भी तो पेन पेपर टेस्ट होता है, वो भी आप फॉर्मेटिव में यूज करते हो ना। ऐसे समेटिव टेस्ट भी पेन पेपर टेस्ट होता है, लेकिन वो टर्म एंड में होता है। ठीक है, टर्म एंड में होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मतलब समेटिव होता है, इसलिए वो समेटिव होता है क्योंकि वो टर्म एंड में होता है और उसके बाद आप जजमेंट करते हैं एक तरह से कि मिड टर्म में ये स्कोर रहा, फिर टर्म एंड में आपका ये स्कोर रहा। लेकिन फॉर्मेटिव में स्कोप होता है, तो आप रीटेलिंग स्टोरीज को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपने एक स्टोरी पढ़ाई, बच्चे ने दोबारा सुनाने की कोशिश की अपने वर्ड में, अगर नहीं पढ़ पाया, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, तो आप दोबारा से पढ़ाओगे या फिर दोबारा से बच्चे को कहोगे, पीयर लर्निंग करवाओगे कि उस बच्चे से पूछोगे बेटा उसने क्या क्या सीखा स्टोरी में, फिर आप भी सीखो इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन ए लैंग्वेज क्लास शुड बी। तो जो प्रोसेस ऑफ असेसमेंट है, देखो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इसको इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि हिंदी में बार बार मूल्यांकन होगा, आंकलन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करता है। तो असेसमेंट का मतलब आंकलन या मूल्यांकन, वैसे तो दोनों ही लिखे जाते हैं ना, जनरल टर्म्स में हम दोनों को यूज करते हैं, लेकिन असेसमेंट का मतलब और इवैल्यूएशन ये दो टर्म होती है। ठीक है, आप सभी को पता है असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, लेकिन इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो बात वो होती है कि आप कितना सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है और ये आपका कब होता है, इवैल्यूएशन आपका एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, जब आपको जजमेंट देना होता है कि आपकी लर्निंग कहां तक हुई है। ठीक है, तो उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर भी शायद मैं आपको बता चुकी हूं, तो चलिए आंसर कीजिए। तो भाई आप प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज क्लास, तो भाषा वर्ग में जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए किस तरह से। ठीक है, अध्याय के अंत में शाब्दिक अभ्यास का आंकलन करने के लिए, यानी कि जो टेक्सुअल एक्सरसाइज है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर पढ़ा देते हैं हमें ना, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ऐसे करना चाहिए। लेवल ऑफ स्टूडेंट, टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फिर बच्चों का लेवल जानने के लिए करना चाहिए, या फिर टू नो द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स इन टीचिंग, या फिर टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वो होना चाहिए, या फिर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, इसमें एक से ज्यादा आंसर आपको अच्छे लग सकते हैं ना, एक से ज्यादा भी आपको लगेगा नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर का जो है चूज करना है आपको, तो आप बेस्ट आंसर के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ठीक है, देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो असेसमेंट का प्रोसेस होता है ना, लैंग्वेज क्लास में हो गया है किसी भी उसमें, वो बेसिकली ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जब टीचर जो है आपको साथ साथ इवेल्युएट भी करती जाती है ना, आपने कितना पढ़ा है, आप कितना सीख पाए हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो वोकैबुलरी है वो कितना इंक्रीज हुआ है, अगर आपने रीडिंग की है तो आपने कितना समझा है उस रीडिंग को, है ना, ये सब होते हैं। मतलब रीडिंग चैप्टर जो रीडिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, उसके बाद तो हम क्वेश्चन भी करते हैं कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर से मेन आइडिया क्या था, तो ये सारी चीजें जो है ना लगातार ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। और यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात नहीं की है, यहाँ पे असेसमेंट की बात की है। ठीक है, यानी कि जो असेसमेंट प्रोसेस करेंगे, असेसमेंट बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होता है, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है जो ये असेसमेंट का प्रोसेस होता है, और इसमें बेसिकली टीचर को फीडबैक मिलता रहता है ताकि वो बच्चे की लर्निंग को धीरे धीरे इंप्रूव कर सके, है ना। इसमें हम जजमेंटल नहीं होते हैं कि ये नहीं आया तो आप फेल है, ये नहीं आया तो आप पास है, इस तरह से जजमेंट नहीं देते हम यहाँ पे स्कोप ढूंढते हैं कि हम कहाँ कहाँ लर्निंग गैप्स को भर सकते हैं और बच्चों को अच्छा सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो खैर देखो थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे, इतनी आप अब देखो कितने सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, तो है ना, कुछ तो समझ बनी होगी आप लोगों की इन क्वेश्चन से, और मतलब अब आपको शायद चीजें ऐसी लगने लगेंगी कि हाँ भी धीरे धीरे अब आसान होता जा रहा है सब कुछ। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का, तो ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द बेस्ट स्टूडेंट द क्लास, अगर आपको ये जानना है कि भाई बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है क्लास में, स्कोर करना कितना बच्चों ने स्कोर किया है और उनको किस तरह से रैंकिंग करनी है उनके परफॉर्मेंस के बेस पर, ये देखने के लिए। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग, या फिर बच्चों की जो लर्निंग है उस पर क्वालिटेटिव फीडबैक देना आपको, तो ठीक है भाई, ठीक है, आप मतलब गुणात्मक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, या फिर बच्चों की टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स इन स्कूल, या फिर स्कूल कैसा कर रहा है या टीचर कैसा कर रहा है ये देखने के लिए, इसको जज करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। क्वालिटेटिव फीडबैक मैंने बताया था ना अभी कि आपको फीडबैक देना है। फीडबैक क्या होता है? सपोज किसी बच्चे ने एरर कर दिया, ठीक है, मतलब सपोज उसके 20 में से जो है 12 नंबर आए हैं, ओके। अब उस बच्चे को या तो आप लिख दोगे फेयर, ठीक किया आपने, गुड किया तो आप गुड लिख दोगे भाई, ठीक है, वो डिपेंड करता है टेस्ट कैसा था। वेरी गुड लिखना है तो वेरी गुड लिखोगे, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ही मतलब मैं कहूंगी जनरल फीडबैक्स हो गए। आपको स्पेसिफिक फीडबैक देना है, ठीक है। स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब क्या होता है? आप बच्चे को बुलाओगे अपने पास और कहोगे बेटा देखो आपने यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, आप इस चीज को फिर से देखना है एक बार, फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे, ठीक है। हो सकता है आप पीयर असेसमेंट करवाओ, किसी पीयर के साथ उसको बिठा दो कि देखो इसने ऐसे किया था, आपको देखो कि आपने कौन सी गलतियां की है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब एक लॉन्ग फीडबैक कह सकते हैं इसको, मतलब लंबा सा फीडबैक देना है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया हाँ वेरी गुड, अच्छा किया, ठीक है, और इंप्रूव करना, कैन डू बेटर, ये सब चीजें ना ट्रेडिशनल हो चुकी हैं। तो मतलब इस तरह का फीडबैक देना है जो बच्चे को हेल्प करे उस चीज को समझने में, ना कि डरने में कि अरे ये तो गलत हो गया, फिर ये तो पुअर मिल गया, मुझे वेरी पुअर मिल गया। इससे नहीं होता। मतलब आपको एक फीडबैक अच्छे तरीके से बच्चों को देना है, क्वालिटेटिव देना है, गुणात्मक होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ आप बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर आप इसमें सुधार कर लेंगे, आप इस तरह की चीजें और अच्छी कर सकते हैं अगर आप ये तरीका अपनाते हैं। तो मतलब इस तरह का फीडबैक आपको देना है, ओके। तो ये क्वालिटेटिव फीडबैक इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट इज। तो असेसमेंट क्या है? ठीक है, जजमेंटल है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये बताना है। तो फिर से असेसमेंट ही है, ठीक है, इसको आंकलन भी बोलते हैं। तो प्लीज हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचे कि यहाँ पे मूल्यांकन लिखा है तो ये इवैल्यूएशन होगा। आप इंग्लिश वर्जन को बेस्ट सही माने, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स भी जब आते हैं ना तो उसमें बोला जाता है इंग्लिश वर्जन को आप सही माने, क्योंकि हिंदी में थोड़ी डिस्पैरिटीज होती है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट होती है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो असेसमेंट क्या है? जजमेंटल है भाई, जज करने के लिए है। प्रोडक्ट क्या होता है? आपने कुछ इनपुट डाला है यहाँ से, ठीक है, तो आपको जो आउटपुट मिलता है, ठीक है, जो आउटपुट मिला आपको ये प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हो गया बीच का, ये आपका प्रोसेस, आप इनपुट आपने डाल दिया, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कच्चा माल हम लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास जैसे एक शर्ट की बात करें तो शर्ट मार्केट में जब आपके पास आ जाती है ना तो आपका वो प्रोडक्ट होता है फाइनल। अब उसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते, आपको खरीदने तो खरीदो, नहीं खरीदे तो मत खरीदो, ठीक है। मतलब ये है, उसको वापस जाके उधेड़ के या फिर दोबारा बटन नहीं लगाएंगे या ये नहीं करेंगे, मतलब वो ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ गया तो वेस्ट हो जाती है ना, उस चीज को अलग ही कर देते हैं। तो ये करना है, ठीक है। तो बताओ फटाफट क्या होगा? जजमेंटल होगा, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, या फिर दोनों होगा? देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। मतलब मेनली ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ठीक है। आप एक छोटा छोटा जजमेंट कर सकते हो इसमें, लेकिन बड़े लेवल पे आप बिल्कुल फिक्स जजमेंट यहाँ पर नहीं करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, ठीक है। आपने यूनिट टेस्ट लिया 20 नंबर का सपोज, ठीक है, बच्चे के अगर 10 नंबर आ गए, ठीक है, हम मानते हैं कि भाई बच्चे पेरेंट्स से साइन कराने जाते हैं, तो आपने यहाँ पे पूरी तरह से जज नहीं किया ना बच्चे को, आप यहाँ पर फीडबैक देंगे उसको, आपको इंप्रूव करना है अगले यूटी में, ठीक है, अगले एफए में आपको और इंप्रूव करना है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल के थ्रू। तो यहाँ पे आप जजमेंटल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट थोड़ी निकल कर आता है, प्रोडक्ट तो आपका एंड में मिलेगा ना कि आपने कितना अचीव किया है, आपका ग्रेड स्कोर क्या रहा है, ठीक है, आपने कितना अचीव किया अपनी लर्निंग में, वो आपका एंड में आप देखते हैं। तो प्रोडक्ट आपका समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, सॉरी, ठीक है, इवैल्यूएशन कह सकते हैं। इवैल्यूएशन हम कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जो समेटिव असेसमेंट भी इसी में आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे असेसमेंट होती है, आप इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट से समझना तो खाली असेसमेंट आए, क्योंकि असेसमेंट जब आ जाता है दैट मीन्स कि एक और टर्म हमें समझनी जरूरी है, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे असेसमेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो असेसमेंट किस लिए करते हैं हम? ताकि बच्चों को टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी है उसके दौरान जो इसको फीडबैक दिया जा सके, हम अपनी प्रक्रिया में सुधार कर सके कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसमें चेंज थोड़ा सा ला सके। अगर प्रोडक्ट ही फाइनल निकल कर आ गया तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो उस दौरान आप असेसमेंट नहीं कर सकते। असेसमेंट के लिए आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ए टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। भाई एक टीचर है, उसने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, सपोज चैप्टर पढ़ाया है फार्मिंग पर कोई चैप्टर था, ठीक है, ईवीएस का एग्जांपल लेते हैं। फार्मिंग पर एक चैप्टर था, टीचर ने पढ़ा दिया, भाई फार्मर के फ्रेंड कौन होते हैं, फार्मिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चों से पूछा कुछ क्वेश्चन टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड ही है भाई ये क्वेश्चंस, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर के ऊपर ही ये रिव्यू कर रहे हैं टीचर जो है लर्निंग को, कितनी लर्निंग हुई है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हैं आप इसको, अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी है ना आपने, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, तो कहीं ना कहीं वहां से आप रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये हाइपर ऑर्डर तो कुछ होता नहीं है ना,
फिर हायर ऑर्डर आ गया, मतलब जिसमें हायर ऑर्डर स्किल्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, रीजनिंग होती है, प्रेडिक्शन होता है, ये सब हायर ऑर्डर में आता है। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो बिल्कुल देखो ब्लूम की टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी है तो ये होता है इस तरह से, ठीक है। तो हायरार्की में ये सबसे टॉप का ऑर्डर है, ये आपका लोअर लेवल है, लोअर ऑर्डर कह सकते हो, ये आपका मिडिल ऑर्डर कह सकते हो वैसे, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम हायर और लोअर की बात करते हैं, तो आपको चलो मैंने हिंट दे दिया है, बी और डी में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, हायर ऑर्डर है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, ठीक है। तो देखो ये है आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो रिमेंबरिंग होता है ना, फैक्ट्स को रिमेंबर करना या फिर अंडरस्टैंड करना, ठीक है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन करना, समझना, चीजों को समझकर आंसर करना, अंडरस्टैंडिंग। आपने चैप्टर पढ़ा फार्मिंग पर, आपको जितना समझ में आया आप वही बोलेंगे, ठीक है। ये फार्मिंग तक लिमिटेड है आपकी सोच यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ और ऐसा टॉपिक दे देते जो बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं है, जिनको नया चीज सोचनी है, प्रेडिक्ट करनी है, रीजनिंग लेवल होनी है उस पर, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करना है, जनरेट करना है, तो वो चीज होती है आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक चैप्टर पढ़ा है, उसके ऊपर आपको रिव्यू करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग की तरह से चेक करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये होगी आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें आपका रिमेंबरिंग हो सकता है, जिसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है, फिर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A teacher divides her class into pairs to exchange their notebooks and make corrections as per the direction of the teacher, ठीक है। भाई आपको पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट पे एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, तो सब लोग ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब टीचर ने कहा, डिक्टेशन लिया, जो कुछ भी किया, ठीक है, उसके बाद टीचर ने कहा चलो अब एक्सचेंज कर लो, टाइम अप, एक्सचेंज करो नोटबुक्स को, और अब आप सब लोग जो है एक दूसरे का चेक करोगे। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे करके दिखा दिया कुछ कुछ, ठीक है, ये 10 वर्ड मैंने आपको दिए थे, अब फटाफट सब एक दूसरे का चेक करो, तो सब लोग एक दूसरे का चेक करेंगे। तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है या ग्रुप असेसमेंट है, ये आपको मुझे बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कि सब आंसर सही कर ही देंगे इसका, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयर असेसमेंट, ठीक है, क्योंकि आप उसके साथी से चेक करवा रहे हैं, है ना, पीयर असेस कर रहा है उसको। पीयर भले ही टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग असेस कर रहा है, लेकिन असेस तो कर रहा है ना भाई। पीयर इतना कैपेबल तो नहीं होता कि बिल्कुल पूरा ही असेस कर लेगा, वो टीचर की गाइडेंस के अंडर जो है असेस करेगा। इससे क्या होगा ना कि टीचर पीयर असेसमेंट भी करवा देगी, साथ ही साथ थोड़ा टाइम भी बचेगा टीचर का, क्योंकि सारी कॉपी को एक साथ जब वो करने बैठेगी चेक, तो उसको थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि फिर क्लास में कुछ और एक्टिविटी देनी होती है, मतलब आप टाइम बचा सकते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ बच्चों को थोड़ा सा ये भी रहता है, हाँ भी मेरे दोस्त ने चेक किया, वो ध्यान से बच्चे चेक करते हैं, मतलब गलतियां नहीं छोड़ेंगे कभी भी। आप देखना कि जब वो मतलब थोड़ी सी भी गड़बड़ रह जाती है तो मैडम से पूछना है कि मैडम इसने एक ही वर्ड गलत किया है, अब इसमें क्या करना है, पूरा गलत कर दूं कि क्या कर दूं। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, तो पीयर असेसमेंट है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कविता नोट्स डाउन द एरर्स कमिटेड बाय द लर्नर्स ऑफ द क्लास एंड डिस्कस देम इन ए फोर्टनाइट, ठीक है। फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा बोलते हैं, 15 दिन कह सकते हैं, 15 दिन या 2 हफ्ते का टाइम जो होता है उसको हम पखवाड़ा कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं ना, फिर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में मनाया जाता है। कविता नोट्स डाउन द एरर्स कमिटेड बाय द लर्नर्स, भाई उसने देख लिया कि बच्चों ने क्या क्या गलतियां करी हैं ऑफ द क्लास एंड डिस्कसेस देम इन वंस फोर्टनाइट, उसको डिस्कस करिए एक पखवाड़े में, तो 15 दिन में एक बार जो है वो डिस्कस कर लेते कि भाई ये एरर्स आप लोगों ने करी थी और इस तरह की चीजें थी, ठीक है। तो कौन सी प्रैक्टिस वो कर रही है ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको शुरू में कर दे चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, तो आई होप कि ये भी आप क्लियर कर देंगे बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है, फीडबैक प्रोवाइड कर रही है, इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर रही है, असेसमेंट कर रही है, या फिर एरर करेक्शन कर रही है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ टिपिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो भाई वो एरर्स पर डिस्कशन करिए कि बेटा आपने ये एरर किया था, ठीक है, इसमें इस तरह की 5-6 बच्चों ने इस तरह का एरर किया, एक बच्चे ने इस तरह का एरर किया, 2 बच्चों ने इस तरह का एरर किया, देखो इन एरर्स को हम कैसे देख सकते हैं, इनमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये फीडबैक होता है, ठीक है। फीडबैक प्रदान करना है एक तरह से। फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग देख लेना, है ना, आपस में एक बार देख लेना, तो वो चीज देख लेना। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो यहाँ पर टीचर जो है फीडबैक कर रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, ठीक है, पार्ट ऑफ असेसमेंट है, ठीक है। लेकिन गाइस ये मत सोचना कि यहाँ पे असेसमेंट आंसर होगा, यहाँ पे टिपिकल एक एग्जांपल दिया, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है ना, जनरल नहीं है कि जिसमें आपको लगा देना सीधे असेसमेंट, नहीं। असेसमेंट का भी कौन सा पार्ट है, ये प्रोवाइडिंग फीडबैक। जैसे कि वो कहते हैं ना कि जब आप एसिमिलेशन अकोमोडेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो अडेप्टेशन भी आ जाता है, तो उसमें जब टिपिकल एसिमिलेशन का एग्जांपल है तो आपको एसिमिलेशन पर टिक करना पड़ेगा, भले ही वो एडेप्टेशन का पार्ट है, भले वो पियाजे की थ्योरी का पार्ट है, लेकिन एग्जांपल देखना है ना कि वो एग्जांपल टिपिकल किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, है ना, विशिष्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 3 सेज आई ड्रैंक वाटर। तो बच्चे ने क्या कहा कि मैंने पानी पिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने एक गड़बड़ कर रखी है जो आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। इट इंडिकेट्स दैट चाइल्ड, तो बच्चा क्या कर रहा है उस आपको ये बताना है ना, ये आपके सामने ऑप्शन है। व्याकरण के नियमों को ठीक से नहीं सीखा है, सही वाक्यों को याद करना चाहिए, भूतकाल क्रियाओं को बनाने के लिए नियम को सामान्यीकृत किया है, लापरवाह है और उसे यह बताने की जरूरत है कि उसे ऐसी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, मतलब उसके कॉन्शियस नहीं करनी, मतलब लापरवाह है तो आप उसको समझाएंगे कि आप ऐसी एरर्स ना करें, ठीक है। देखो हुआ क्या है, आप सभी को पता है कि ड्रिंक की जो इसका पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ठीक है। लेकिन जब हमारे मोस्टली वर्ब्स जो होती है, जैसे टॉक की एग्जांपल दूं, वॉक का एग्जांपल दूं, ठीक है, या फिर बहुत सारी है, मेरे को भी सारी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, तो सब में मोस्टली ईडी लगता है, ये आप सबको पता है ना, मोस्टली में ये लगता है। कुछ के रूल्स अलग हैं, जैसे ये इरेगुलर आ गई है ना, ये रेगुलर सी थोड़ी सी, तो इनमें क्या है कि इनके रूल अलग होते हैं। ड्रिंक हो गया, ड्रैंक हो गया, ड्रैंक, फिर गो वेंट गोन होती है ना, गो वेंट गोन होती है, तो ये आपकी इरेगुलर जो है पास्ट फॉर्म्स है, लेकिन ये सारी रेगुलर, इनमें ईडी लग जाता है, ठीक है। तो बच्चे जो है मोस्टली ये चीज देखते हैं, इसके एग्जाम्पल ज्यादा देखते हैं, बुक्स में देख लीजिए या फिर कहीं मैगजीन में देख लीजिए, ये ज्यादा पढ़ते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, उसने सोचा कि ठीक है भाई ये ड्रैंक भी उसने पढ़ा हुआ है लेकिन उसने ईडी लगा दिया उठाकर, ठीक है भाई, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक नहीं होता, हम ईडी लगाएंगे। अगर वो ड्रंक भी लिखता तो भी वो ईडी लगा देता, जिस हिसाब से इस बच्चे की सोच चल रही है, ठीक है। पहली चीज तो टीचर को समझ में आ गई कि गलती क्या हो रही है। अब आपको ये बताना है कि इंडिकेट क्या कर रहा है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको हम ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं। ओवर जनरलाइजेशन में क्या होता है कि आप एक रूल को जो है सभी रूल्स पे जो है लागू कर देते हैं, मतलब उसका सामान्यीकरण कर देते हैं एक तरह से। भाई ठीक है, हमने ईडी पढ़ा है तो हर फॉर्म में ऐसे ईडी लगेगा, तो ये आपने जनरल व्यू रख लिया, आपने एक सामान्यीकरण कर दिया उस चीज का कि ठीक है इसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब सामान्यीकरण कर दिया गया है बच्चे के द्वारा, ओवर जनरलाइज कर दिया गया है, मतलब उसको इतनी जरूरत नहीं थी बट उसने जनरलाइज कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ऐसी चीजें बच्चे बहुत करते हैं, मतलब ये तो इसमें है, मतलब एक दो चीजें और होती है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, वो लैंग्वेज और टीचिंग में पर्टिकुलरली होता है ये ओवर जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। खैर छोड़िए, वो जब लैंग्वेज के क्वेश्चन लेंगे तब उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरे को बिल्कुल ध्यान से निकल गया, अभी याद था और एकदम से निकल गया, चलो कोई बात नहीं, चलो बाद में बता दूंगी आपको ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी ऑन फिश। भाई फिश पर एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है बच्चों ने। इफ ए टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू आंसर इमेजिन यू आर ए फिश इन ए पॉन्ड, व्हाट डू यू सी अराउंड यू। तो बच्चे ने कहा कि आप सोचो कि आप एक मछली हो, ठीक है, आप एक मछली हो और आपके एक तालाब में मछली हो, तो आप अपने आसपास क्या चीजें देखते हो। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, किस तरह का क्वेश्चन किया है टीचर ने, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आंसर कीजिए इसका। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, मतलब बोधात्मक, जिसको हम कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। क्लोज टाइप है, मतलब क्लोज टाइप का आपको पता है एमसीक्यू वगैरह, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस भी नहीं होगा, है ना, ये इसी का पार्ट है। तो बी और डी तो हटा दो आप इसको। अब देखो बात आती है ए और सी के बीच में। तो कॉम्प्रीहेंशन का एग्जांपल मैं पीछे जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने, वो आपको कि उसने एक चैप्टर पढ़ा फार्मिंग वाला, जो भी था वो एग्जांपल देता, वो कॉम्प्रीहेंशन का एग्जांपल था, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ा उस पर बेस्ड था वो क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, आप कहोगे कि तो ये भी बेस्ड है, ये बेस्ड नहीं है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन या उसका टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर उसको इमेजिन करने को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन जब हम करते हैं तो कुछ नई चीज आप क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर स्किल आ गई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको फिश की जगह पर खुद को सोचना है और एक नई सिचुएशन आपको सोचनी है और उस पर आपको बताना है कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है। चैप्टर अपने फिश पे पढ़ा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलरली आपका प्रेडिक्शन का क्वेश्चन है, इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, और इमेजिनेशन जहां पर आ जाती है वहां पर आप क्रिएट करते हैं कोई नई चीज, ठीक है। ये हायर ऑर्डर स्किल्स आती है, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग सोच के बताना है कि क्या होगा। हो सकता है चैप्टर में ऐसी चीजें हो सकता है ना भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और बताएं, ठीक है। तो सिर्फ चैप्टर के बेस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर वो ये पूछना ना कि भाई इस फिश में, जो इस स्टोरी में जो फिश थी वो उसका क्या रोल था, वो किस टाइप की फिश थी, तो ये आपका कॉम्प्रीहेंशन पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो है आपको अपने आप से इमेजिन करना है, क्रिएट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आंसर, कितना भी आंसर, कैसा भी आंसर कर सकता है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन। तो जो समेटिव असेसमेंट होता है साइंस में, उसको किस पे फोकस होना चाहिए। देखो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का पार्ट होता है समेटिव असेसमेंट, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो डायग्नोसिस द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, तो आपको बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी निकालती है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एफए का पार्ट है ना, आप सभी को पता है। मेनली द प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल जो होते हैं
वो समेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं होते पूरा, ठीक है। मेनली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी नहीं होंगी, मेनली होती है आपकी टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड कंसेप्ट। जो आपका थ्योरी पेपर आता है ना वो मेन होता है। प्रैक्टिकल ऑब्वियसली प्रैक्टिकल आप पहले ले लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि कंट्रोल्ड बिल्कुल इवेंट्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन होता है यहाँ पर बेसिकली, है ना। समेटिव असेसमेंट की बात करें, जब आप बोर्ड का पेपर लिखने जाते हो, प्रैक्टिकल तो पहले हो जाते हैं ना, मतलब ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही कहेंगे उनको, ठीक है, वो हो जाते हैं। लेकिन ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये आपका एक्चुअल टेस्टिंग होती है समेटिव असेसमेंट में, कि आपने कितने थ्योरीज और कितने कंसेप्ट अच्छे अच्छे पढ़े हैं, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। वही क्वेश्चन आंसर मेथड ही कह लीजिए। 80 मार्क्स आप मेरे को याद पता नहीं है भाई 10th में कितना आता है, कितने नंबर का पेपर आता है साइंस का, मैथ का। अब तो प्रैक्टिकल पार्ट काफी हो गया है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके किया जाता है, ये मैं मानती हूँ कि दोनों को मिक्स करके किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको मेनली फोकस किस पर करना है। तो आप क्या सिर्फ प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे समेटिव असेसमेंट के लिए? समेटिव असेसमेंट जाना ही अपने पेन पेपर टेस्ट के लिए जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये मत समझना कि भाई प्रैक्टिकल भी असेसमेंट होता है प्रैक्टिकल का ऑब्वियसली, लेकिन उसमें फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट समेटिव में नहीं होती है। और बेसिकली समेटिव असेसमेंट को हम पेन पेपर टेस्ट के नाम से जानते हैं मोस्टली जो होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी ए काइंड ऑफ, भाई कुक खाना बनाते बनाते टेस्ट कर रहा है खाने को, तो ये किस तरह का असेसमेंट होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा तो क्वेश्चन नहीं है, मतलब ठीक है, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन इसलिए मैंने ले लिया आप लोगों के लिए। तो बताओ फटाफट क्या होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग, ये तो होता नहीं है ना। एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, तो इनमें से बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। आप लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप चखेंगे, आपको लगेगा नमक कम है तो आप और नमक डाल देंगे, है ना। मतलब आपका फीडबैक क्या आएगा कि आप और नमक इनपुट करेंगे उसके अंदर, और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो निकल कर आएगा वो आपका समेटिव असेसमेंट होगा। अब जजेस के सामने वो खाना रखा है ना, अब आपको टेस्ट करना है। फिर आप मानो रेस्टोरेंट पे हैं आप कुक, तो आप जब आपने लोगों के सामने रख दिया खाना, तो वो आपका फाइनल इवैल्यूएशन, अगर गंदा होगा तो पब्लिक जो गंदे रिव्यूज देंगे आपको, है ना। लेकिन आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, भाई उन लोगों ने तो खा लिया ना, उन्होंने तो अपनी धारणा बना ली ना कि भाई गंदा खाना था कि अच्छा खाना था। तो दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके।